गलत बात बर्दाश्त करना ही तो सब्र है। सही बात बर्दाश्त नहीं की जाती बल्कि तस्लीम की जाती है। पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं जितनी तारीफ की जाए कम है। मेरे कोच मुझे कहते हैं जो भी मिल जाए खा लो। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है जो अकॉर्डिंग टू द ग्रुप्स होती है। मेरी 30 आवर्स की ड्यूटीज होती थी। सुबह मैं 8 बजे जाती थी, अगले दिन 2 बजे घर आती थी। We all are entitled to respect. आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश जुहेब और आज जुमेरात का रोज़ है और हमने प्रोग्राम का आगाज़ करना है हस्ब मामूल अच्छी बात के साथ। अक्सर लोग नाज़रीन लड़ाई के दौरान ये बात कहकर लड़ाई जारी रखते हैं कि मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती है। हालांकि गलत बात बर्दाश्त करना ही तो सब्र है। सही बात बर्दाश्त नहीं की जाती बल्कि तस्लीम की जाती है। आज 9 मई है और तारीख का स्याह दिन है जब एक मखसूस सियासी तबके ने अवाम को मुश्तिल होने पर मजबूर किया और फिर दुनिया ने देखा कि रियासती इदारों पर हमले हुए, जलाओ घेराव में कई लोग ज़ख्मी हुए और इंतशारी ग्रुप ने जलाओ घेराव से पूरे मुल्क का अमन तबाह कर दिया। आज इस वाक़े को 101 साल मुकम्मल होने को है और इसी हवाले से हम बात करेंगे कि गलत था जो कुछ किया गया। किसी भी मुआशरे में पोलराइजेशन जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है, उसके मफाद में नहीं होती है। ये सानिया जिसको 1 साल मुकम्मल हुआ है, इस पर आगे चलकर बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं बड़ी खबर। रियासती सालमियत पर हमले को 1 साल बीत गया लेकिन सानिया 9 मई के जख्म आज भी ताज़ा। मुल्क की सलामती के ज़ामिन इदारों के खिलाफ भयानक साजिश कैसे रची गई, वो कारतगिरी जो 7 दिहाइयों में कोई दुश्मन भी ना कर पाया, कैसे इक़्तिदार की हवस से मुब्तला मखसूस मफाद परस्त टोले ने कर दिखाया। 9 मई के पस मंज़र की कहानी जानेंगे आज के प्रोग्राम में। हॉकी के सुनहरे दौर की यादें ताज़ा। पाकिस्तान 13 साल बाद अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया। मलेशिया, जनूबी कोरिया, कनाडा को तारीखी शिकस्त। फाइनल में जापान को हराकर शाहीन कौम की आंखों का तारा बन सकते हैं। ख्वाब एक, मंजिल एक और इससे बढ़कर जीवन साथी भी एक। एबटाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर मियाँ बीवी ने CSS का इम्तिहान पहली बार में ही पास कर लिया। अब सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। आज दुनिया बोल है में मेहमान होंगे। और एशियन जुजित्सु चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बड़ी कामयाबी। मेंस और वुमेन्स कैटेगरी में 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिए। गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट्स मोहम्मद यूसुफ अली और उमर यासीन से आज आपकी मुलाकात होगी। जी, ये वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में हम बात करेंगे। और सुबह सुबह ना ये गले को रवा होने में कुछ वक्त लगता है और जैसे ही गुफ्तगू शुरू करो तो फिर आइडिया होता है कि अभी चाय पी थी तो ज़रा कुछ काम ख़राब लग रहा है, लेकिन नहीं आओ अब आहिस्ता आहिस्ता ये रवा भी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे, बड़ा संजीदा टॉपिक है और 1 साल मुकम्मल हुआ है सानिया 9 मई को। साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी के बाद शदीद हंगामा आराई, जलाओ घेराव का दिन। ये वही दिन कि पहली बार शहरियों ने फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया जो तारीख में कभी नहीं हुआ था। कोर कमांडर हाउस को आग लगी। कराची से पेशावर तक पाकिस्तान की अजीम तरीन फ़ौज समेत रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकियों और इमलाक को जलाया गया, नुकसान पहुंचाया गया जो यकीनन शर्मिंदगी का बायस भी है। सानिया 9 मई जिसको 1 साल मुकम्मल हुआ है और सिविल सोसाइटी भी दुख का इजहार कर रही है। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली जाएंगी, मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा और इस हवाले से हमारे नुमाइंदगान भी हमें मुख्तलिफ शहरों से रिपोर्ट करेंगे कि क्या सूरत हाल आज दिन भर रहने वाली है। अभी हम लाहौर का रुख करते हैं जहाँ पर फातिमा शिराजी मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि क्या आज होगा। जी फातिमा। जी बिल्कुल, हवस के इक़्तिदार में कुछ सियासी टोले ने 9 मई गुज़िश्ता साल इस मुल्क को एक तारीख़ी दिन बना दिया जो कि बहुत ही भयानक दिन रहा था, जिसमें शोहदा के मुजस्समों को जलाया गया और उनकी तुर्बतों की बेहुरमती की गई। इस दिन के हवाले से आज जो है 9 मई को मुकम्मल इस वाक़े को 1 साल हो गया है। अगर लाहौर की बात की जाए, वैसे तो मुल्क भर में शोहदा की याद और शोहदा के साथ इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की रैलियाँ निकाली जाएंगी, शमाएँ जलाई जाएंगी, लेकिन लाहौर का स्केजुअल ये है कि वकला ने भी जो है वो आज हड़ताल अनाउंस कर दी है। दूसरी जानिब आर्मी म्यूज़ियम में भी शमाएँ जलाई जाएंगी। अफवाज के साथ, पाकिस्तान की अफवाज के साथ
जो है वो इज़हार यकजहती के लिए। इसके साथ साथ अगर मैं सियासी हवाले से बात करूँ तो सियासी हवाले से जो MP हैं रहीला अहमद, उन्होंने पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करवा दी है कि इस हवाले से जो है वो अभी तक भी किसी भी मुलजिम को सज़ा नहीं मिली और कौम की आंखें जो हैं वो तरस रही हैं और ख़ुसूसी तौर पे पाक अफवाज की जो रूहें हैं वो तड़प रही हैं कि कब उन्हें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि ये जो पाक अफवाज के मुजस्मे और ये जो उनकी तुरबतें होती हैं, उनकी कब्रें मुबारक होती हैं, वो कौम के लिए उनकी ज़िंदगी की एक शम्मा होती है जो 9 मई को एक सियासी और इंतशार पसंद लोगों ने बुझा दी थी। इसी तरह दूसरी जानिब जो है अपोजिशन लीडर के मलिक अहमद ख़ान बच्चर ने भी पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करवाई और उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा कि 1 साल गुजर गया, अभी तक इसके हवाले से कोई भी जो है वो जुडिशल कमेटी बनाई जाए और तहकीकात की जाए वाक़ये की, क्योंकि सियासी टोला जो है वो बिल्कुल भी इस बात के लिए रजामंद नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया, जबकि सियासी टोलों की कॉल्स पे ही कौम को इंतशार किया गया, यूथ को भड़काया गया और यकीनन आज 9 मई जो है मुल्क के लिए बहुत ही भयानक दिन है और एक तारीख़ी दिन है जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जी राज़ी, आपने इस हवाले से हमें आगाह किया और ज़ाहिर है इस पर अब जो तासुरात लोगों के हैं वो बिल्कुल इस वक्त कौम एक साथ नज़र आ रही है कि जो हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था और सही यही होता है कि आप इस तरह की सिचुएशन से सबक सीखें और उसको ना दोहराने का अज़्म जो है उसका इजहार करें। सानिया 9 मई को 1 साल बीत गया, लेकिन रेडियो पाकिस्तान की जली हुई तारीखी इमारत आज भी शरपसंदों की दास्तान बयान कर रहा है। शरपसंदों ने बड़ी बेदर्दी के साथ इमारत पर हमला करके उसको जला दिया था। पेशावर से बोल के नुमाइंदे नवाब शेर जो इस वक्त रेडियो पाकिस्तान के इंजीनियरिंग मैनेजर फ़ायतुल्लाह के साथ मौजूद हैं, जिन्होंने सारा वाक़या अपनी आंखों से देखा था, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या बताएंगे। ज़ाहिर उनके तासुरात भी इसी तरह के होंगे कि सब नहीं होना चाहिए था। जी नवाब शेर। जी बिल्कुल, सान है 9 मई को 1 साल बीत गया है और इस दिन एक जत्थे ने जो है वो पूरे मुल्क के इमलाक को नुकसान पहुंचाया और उन्होंने पेशावर के तारीख़ी रेडियो स्टेशन पेशावर रेडियो स्टेशन को भी जलाया और अभी तक जो है वो उनके जलने के जो निशानात है वो वाज़े तौर पर आप देख सकते हैं और कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं वो बिल्डिंग जो जिनको जलाया गया था बड़ी बेदर्दी के साथ और करोड़ों रुपए का जो है वो नुकसान किया गया था। इस वक्त हम रेडियो पाकिस्तान में मौजूद है और हमारे पास वो आई विटनेस भी मौजूद है जिन्होंने इस सारे वाक़यात को अपनी आंखों से देखा है। इंजीनियर जो मैनेजर है रिफ़ायतुल्लाह साहब, उनसे भी बात करते। जी 9 मई को रेडियो पाकिस्तान की इमारत को बड़ी बेदर्दी के साथ जलाया गया था, आपने ये सारे वाक़यात अपनी आंखों से देखे थे, ज़रा बताइए क्या हुआ था उस दिन। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। 9 मई को जो वाक़या हुआ था बहुत अफसोसनाक वाक़या था। उस दिन जो है ना 9 मई को सबसे पहले जब शरपसंद आए तो उन्होंने अंदर दाखिल हो के शागी पहाड़ को जला दिया। फिर उसके बाद जो है ना हम जो है ना वो वापस चले गए, लेकिन जब 10 तारीख़ का दिन आया तो 10 मई को तो वो फिर दोबारा यहाँ पे जो है ना हमला आवर हुए और सबसे पहले उन्होंने हमारे जो मेन बिल्डिंग था उस पर अटैक कर दिया, जिसमें उन्होंने जो है ना हमारे सारा रिकॉर्ड वो जला दिया। लेकिन हमने 9 मई को अपनी हिकमत अमली हमने तैयार की थी। हमारे जो डिप्टी कंट्रोलर है रियाज अहमद साहब, मैं ख़ुद भी था और हमारे साथ टीम में जो है ना 2-3 बंदे और थे, जिसमें सैफुल्लाह जान SBE, एक ज़हूर अहमद था IT का और एक हमारे पास था एक बंदा एमल जान नाम था उसका, PN था। हमने जो है ना सबसे पहले जो है ना सारा जो ग्रिल्स वगैरह थे जो हमारे इंजीनियर एरिया के थे, हमने स्टूडियो एरिया जो है ना उसे सील कर दिया और जो लाइटें थी वो हमने बुझा दी, जिसकी वजह से जो शरपसंद थे वो अंदर आने में कामयाब नहीं हुए। आए थे लेकिन हमने उसको भगाया और जब ये मेन बिल्डिंग पे जो उसने अटैक कर दिया तो हमारे ऊपर 5वें फ्लोर पे जो हमारा एक STL रूम था, उसमें करोड़ों मालियत के जो है ना हमारे ट्रांसमीटर लगे थे और उसमें जल गए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि करोड़ों रुपए मालियत के जो नुकसान है वो रेडियो पाकिस्तान को पहुंचाया गया और बड़ी बेदर्दी के साथ शरपसंदों ने जो है वो रेडियो पाकिस्तान की इस इमारत को जो है वो जलाया है और जो अभी तक उसी तरह जो है वो एक कहानी बयान कर रहे हैं 9 मई की। जी
बहुत शुक्रिया नवाब शेर, आपने हमें सूरत हाल से आगाह किया। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें सीनियर तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब ने ज्वाइन किया है। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लगारी साहब, तकरीबन एक साल मुकम्मल हो गया, आज 9 मई है फिर से। क्या वाकई हमने इससे सबक सीखा है? और ये जो कुछ हुआ ज़ाहिर है एक स्याहबाब है, बड़ा बुरा तासुर पाकिस्तान का दुनिया भर में गया था। दोबारा ऐसी हमाकत मेरा नहीं ख्याल की होगी, क्या कहते हैं आप? मतलब तशद्दुद तो कोई भी किसी भी माशरे में मुनासिब नहीं है ना। कोई भी माशरा हो उसमें तशद्दुद कैसे कर सकते हैं? और फिर ये कि सिक्योरिटी इदारे के खिलाफ आप मुतशद्दिद हो जाए और बाकायदा वो हथियार उठा लें, बाकायदा डंडे सोटे उठा लें, बाकायदा हमला कर दें, आग लगा दें। ये कैसे हो सकता है कि कोई भी सोसाइटी किसी भी किस्म की कोई भी हो, बहुत ज़्यादा जमहूरी सोसाइटी हो या कोई कहीं भी कोई भी निज़ाम हो, किसी भी निज़ाम में ये कहाँ से आएगा कि कोई भी एक ग्रोह उठे और जाकर सिक्योरिटी इदारों के जितनी भी अलामतें उन पर हमला कर दे और शहदा की जो निशानियां हैं उनके ऊपर हमला कर दे और जो एक बाबा कौम के नाम से मंसूब एक इमारत है उसके ऊपर हमला कर दे, उसे आग लगा दे। और ये नहीं है कि ये वाकया जो है सिर्फ हमने सुना नहीं, आंखों से देखा है और उसकी फुटेज जो है अब तक हमें वो हाउंट करती है कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। और वो लोग मौजूद थे जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है, उनकी तस्वीर मौजूद है, उन्होंने कोई नकाब नहीं लगाए हुए थे, वो खुले चेहरों के साथ आए और उन्होंने सब कुछ किया। हम तो पहले से ये कह रहे हैं कि जनाब किसी सोसाइटी में ऐसा नहीं हो सकता है। जो लोग इसमें मुलविस हैं उनको आप इन्वेस्टिगेट करें, इंटरोगेट करें और उनके खिलाफ आप जाएं, प्रोसिक्यूशन करें, कोर्ट में जाएं और उन पर इंडेक्ट करें उनको कि भाई आपने ये जुर्म किया है, तभी कोई चीज हो सकती है। लेकिन तो लगारी साहब, इस तरह के सानियात हैं वो एकदम नहीं होते हैं। इससे पहले जाहिर है बाकायदा ब्रेन वॉशिंग होती है या फिर मेंटली प्रिपेयर किया जाता है। मैं अभी इससे पहले बात कर रही थी कि पोलराइजेशन जो है वो किसी भी तौर मुआशरे के लिए ठीक नहीं होती है कि इतना एक्सट्रीम एक डिवीजन जो कि नज़र आए। तो जाहिर है ये जो कुछ हमें नज़र आया इसके पीछे बाकायदा एक साजिशी टोला जिसकी ये एफर्ट्स थी कि बाकायदा सोसाइटी को इस तरह डिवाइड किया जाए और उसका नतीजा ये था जो हमने सब ने देखा। फिर इसकी जो साजिश है वो साजिश सिर्फ इसके खिलाफ नहीं थी कि वो सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ साजिश, सबसे बड़ी साजिश मुल्क के खिलाफ थी, उससे बड़ी साजिश जमहूरियत के खिलाफ थी। आपने देखा है कि इस तरह से जमहूरी जो कुव्वतें हैं उनका स्पेस श्रिंक हुआ है और जमहूरी कुव्वतों के लिए स्पेस ज्यादा से ज्यादा कम होता चला गया है। ये इसका नतीजा निकला है और इसके नतीजे में हम और ज्यादा सोसाइटी जो है वो शदीद पोलराइजेशन में चली गई है। एक ऐसी पोलराइजेशन जो खत्म होने वाली नहीं बनती है और वहाँ पर जो अपने संगीन जुर्म को तस्लीम न करने का जो रवैया है वो और ज्यादा भयानक है। तो लगारी साहब वो लोग, मैं माजरत आपको काट रही हूँ, जो लोग हम अभी भी मैं मनाजिर देख रही हूँ इसमें जो नज़र आ रहे हैं, मैं इनको क्या समझूंगी? क्या मासूम लोग हैं जो कि किसी के आलाए कार बन गए, इनको इस्तेमाल किया गया, या फिर ये बिल्कुल बेशऊर हैं कि इन्हें पता ही नहीं था कि इनके साथ हो क्या रहा था? मैं ये समझता हूँ कि आप किसी को भी ब्रेन वॉश करें, किसी को भी आप एक ऐसे रास्ते पर जाकर खड़ा कर दें कि इसके अलावा कोई चाराकार नहीं है तो वो उसी चाराकार की तरफ जाएगा। ये बाकायदा एक बनाया गया, एक प्लान बनाया गया। हमें अभी बहुत सा ये कमीशन की बातें हो रही हैं, वो उधर से जो है बरस्तर गौर भी बात कर रहे हैं, इधर से DGI SPR ने भी कहा है, लेकिन इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि इसका बेनिफिशियरी कौन बना, बेनिफिशियरी अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन बना। बेनिफिशियरी तो जाहिर है वो कुव्वतें बनी हैं जो इस मुल्क को फलता फूलता नहीं देखना चाहती, मजबूत सूरत में नहीं देखना चाहती हैं, ताकतवर मुल्क के तौर पर नहीं देखना चाहती हैं, करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, इसकी बेनिफिशियरी बनी बिल्कुल। अच्छा लगारी साहब, मुझे ये बताएगा कि अभी हम लोग बार बार इस दिन, खास दिन के मौके पर ये बात कर रहे हैं कि भाई हमें अपनी गलतियों से सबक सीखना है, उनको दोहराना नहीं है, इंतशारी सियासत को छोड़कर तामीरी सियासत की तरफ आना है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम एक टोले की बात करें या फिर एक जमात की बात करें, अगर वो फिर भी ये कहे कि जी नहीं आप इस पर तहकीकात भी कराएं, मैं ना मानूं, माफ़ी मांगना ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो क्या मतलब फिर हमने नहीं सीखा इस सब से कुछ?
मैं यही समझ रहा हूँ, मेरा यही ख्याल है। और फिर ये कि आप डिसऑन नहीं कर सकते कि जी हमने नहीं किया है। एक एविडेंस, ठोस एविडेंस ये मौजूद है। वो फरमाया उन्होंने कि जब ये तो वहाँ पता चला, मैं जब सुप्रीम कोर्ट गया, चला जी आपको वहाँ पता चला, जब आप हाई कोर्ट में गए तो आप इसकी मजम्मत कर सकते थे। आपने वहाँ हाई कोर्ट में जाकर जब उन्हें एक ब्लैंक चेक किया गया कि आपको कोई नहीं गिरफ्तार करेगा, आप जहाँ चले जाएं, ऐसी सूरत में आप जाएं और लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। उस वक्त इन्होंने वहाँ कोर्ट प्रेमिसेस में ये कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में ये कहा कि 9 मई इसलिए हुआ कि मुझे गिरफ्तार किया गया, अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार करोगे तो फिर 9 मई होगा। यानी ये इसका मतलब ये है कि 9 मई को ओन किया गया कि 9 मई हमने किया और इसलिए किया कि मुझे गिरफ्तार किया गया। और अगर दोबारा लगारी साहब आप जिनकी बात कर रहे हैं वो तो ये भी कहते हैं, जाहिर है वो तो फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पता नहीं किस किस तरह के नाम भी दिए गए और ये भी कहा गया कि अच्छा ठीक है जी अगर ऐसा था तो पुलिस कहाँ थी, पुलिस को तो होना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल पुलिस की गलती थी और पुलिस की गलती को इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। मैं इस बात के हक में हूँ कि पुलिस की गलती को सामने लाया जाना चाहिए। जिना हाउस में और वहाँ पर जो सिटी पुलिस के चीफ हैं उनके घर में कितना फासला है? हमने ये सुना है कि ये कुछ 30 गज का फासला भी नहीं है, 30-40 गज का। तो सिटी पुलिस के चीफ क्या कर रहे थे, ये बाकायदा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और वहाँ पुलिस ने आकर क्यों इस सारे मामले में अपना किरदार अदा नहीं किया, ये भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। लेकिन ये समझना कि जिनकी पिटाई हो रही है, जिस इमारत को आग लगाई जा रही है, उसके मकीन जो है वो इस साजिश में या उस बिल्कुल सही। आप मेरे साथ रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब स्याह दिन था और तारीख का स्याह बाब जिसको आज 1 साल मुकम्मल हुआ है। सानिया 9 मई जो कुछ हुआ आपकी नज़र में हमने उससे क्या सीखा और आपका इस पर नजरिया क्या है? क्या वाकई हमने ये सबक सीखा है कि हम इसको दोबारा नहीं दोहराएंगे? बहुत शुक्रिया। देखें अभी तक तो ये नहीं कह सकते हैं कि लोगों ने इस पर सीखा हो, लेकिन जिस तरीके से ये वाकया हुआ है, जो आज जिस तरह आपने कहा 1 साल मुकम्मल हुआ है, तो पाकिस्तान की तारीख में देखिए एक ऐसा काम हुआ है जो दुश्मन पिछले 76 साल में नहीं कर सके, जो पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई वाकया हो क्या हो। और यकीनन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तारीख के लिए एक सयाबाब के तौर पर याद रखा जाएगा। और इसमें देखें कि एक तवक्को ऐसा नहीं थी कि जिस तरीके से हुआ, पाकिस्तान आर्मी की इंस्टॉलेशन पे, यादगारों पे, निशानात पे, शोहदा की यादगारों पे इस पे हमला किया गया। और देखें ये कि हम कह सकते हैं ये रियासत पाकिस्तान पे हमला था, अफवाज पाकिस्तान पे हमला था। और पाकिस्तान आर्मी को देखें दुनिया भर में लोग इस बात पे मुतफिक है, पाकिस्तान आर्मी इस मुल्क की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और क्रिस्टीन फेयर ने कहा था कि टू स्टेट ऑफ पाकिस्तान टू कोलैप्स, बेसिकली इट इज पाकिस्तान आर्मी विच हैज टू कोलैप्स, फॉर बेटर और वर्स आई डोंट सी दैट हैपनिंग। तो वो इनकी सोच है वेस्टर्न कंट्रीज में। इंडिया भी यही समझता है कि अगर पाकिस्तान को कमजोर करना है तो इनके अफवाज पे हमला करें और सोशल मीडिया को यूज करें, फिजिकल फोर्स यूज करें। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ और दुनिया को हमने एक बड़ा मनफी तासुर गया। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पोलराइजेशन की हम बात कर रहे हैं कि वो किसी भी मुआशरे के लिए ठीक नहीं होता, लेकिन जितना पोलराइज सोसाइटी को कर दिया गया जिसका नतीजा हमारे सामने है, अब इसका खात्मा कैसे मुमकिन होगा, हो पाएगा? ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज कहा कि अपनी गलती मान लें और उसमें बता दें कि हमसे ये गलती हुई है। और ब्रिगेडियर साहब से मेरा ख्याल है कि राब्ता मुनक़ता हुआ है, फिर से राब्ता बहाल करते हैं ताकि उनकी आवाज़ हम तक सही से पहुंच पाए। लगारी साहब आपकी तरफ ही आ जाती हूँ, मुझे बताएगा ये जो एक डिवाइड किया गया सोसाइटी को, और वो भी इतना शार्प जिसे कहते हैं ना कि एक्सट्रीम, कि जिस पे लोग इस हद तक आ गए, अब इसका खात्मा कैसे मुमकिन है? क्योंकि देखिए लगारी साहब, किसी इदारे के बारे में इतनी नफरत पैदा कर देना, और इदारा भी वो कि अगर ये इदारा है तो हम हैं, ये इदारा है तो मुल्क है, तो कैसे मुमकिन है कि इस डिवीजन को अब ख़त्म किया जाए? मैं समझता हूँ रियलाइजेशन जो है वो उसकी होनी चाहिए। अगर वो रियलाइज आज नहीं कर रहे तो कल करेंगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा कि ये जो कुछ हुआ, ये इस बात से जान नहीं छुड़ाई जा सकती है कि जी नहीं हमने नहीं किया, ये नहीं है, वो उसको वो ओन कर चुके हैं। और ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें हमारा हाथ नहीं है, और ये तो खुद हमारे खिलाफ साजिश है। इस तरह की बातें करके वो मामले को और ज्यादा खराब कर रहे हैं। लोगों ने अपने आप से देखा है
परचम बरदार लोग थे, जो झंडे लेकर आए हुए थे, जो जिन लोगों की शक्लें लोग पहचानते हैं, वो सारे लोग जिस तरह से ये शहदा की यादगारों को उखेड़ रहे थे, वो तो कोई नहीं सोच सकता है ना कि ऐसा भी कोई हो सकता है। जिस तरह से वो जला रहे थे, आग लगा रहे थे, और जिस तरह से वो तोड़ फोड़ कर रहे थे, वो तो साफ नजर आता था ना कि कौन लोग हैं और कैसे लोग हैं, एक माइंड सेट है। लेकिन लगारी साहब, इतनी फ्रस्ट्रेशन इस नहज पर मतलब पहुंचा दिया गया कि मतलब कई ऐसे लोग हैं कि जिनको मैं अंदर देख रही हूँ, जिन्होंने मास्क भी नहीं लगाए हुए, बड़े बेखौफ और खतर होके वो ये कर रहे हैं। तो ये इतना आसान था क्या? नहीं, ये आसान इसलिए कि उनके दिमाग को माफ कर दिया गया। उन्हें बाकायदा एक चीज रास्ते करा दी गई कि यही एक रास्ता है। अगर यही रास्ता है तो फिर आगे ये रास्ता तो नहीं चलेगा। इस तरह का रास्ता वो 1 साल पहले हो गया, उसके बाद आप ऐसा कोई वाकया नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान एक रियासत है और रियासत के अंदर इदारे मौजूद हैं। आपके पास सबसे बड़ी रिलीफ ये थी कि आप लगातार गलतियां करने के बजाय इस इदारे पर हमलावर नहीं होते। और ये किसने कहा था कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है? ये किसने कहा था? अब रेड लाइन को अगर गिरफ्तारी रेड लाइन क्रॉस होती है तो रियासत कर रही है, तो फिर आप रियासत के मद्दे मुकाबले आ जाएंगे, हथियार उठा लेंगे। रियासत तो एक माँ का दर्जा रखती है और कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपनी गलतियों से सीखती हैं। और जाहिर है उनको जब ये फिक्र होती है कि हमारा तासुर जो है वो दुनिया भर में गलत नहीं जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका लगारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। ब्रिगेडियर मसूद साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगी। तो होप सो कि हम इससे सबक वाकई में सीखेंगे और आगे अल्लाह करे कि ऐसा कोई वाकया फिर से रोनुमा ना हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन, और अब वेलकम हम करेंगे अच्छी खबर के साथ, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए हॉकी के मैदान से अच्छी खबर है। पाकिस्तान हॉकी टीम 13 बरस बाद सुल्तान अजलान शाह कप के फाइनल में पहुंच गई है। मलेशिया में जारी 30वें सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप में पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान और जापान के 10-10 पॉइंट्स हो गए हैं। पाकिस्तान और जापान 11 मई को फाइनल में आमने सामने होंगे। इसी सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। समीउल्लाह खान साहब हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम समी साहब। वालेकुम अस्सलाम। समी साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। हॉकी टीम हमारी माशाल्लाह से फाइनल में पहुंच गई है और ये खुशी हमें 13 साल के बाद देखने को मिल रही है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुसलसल इसकी कवरेज कर रही है। पाकिस्तान, जैसे आपने फरमाया कि 30वें एडिशन में 13 साल बाद फाइनल में पहुंचा और अच्छा खेल के पहुंचा। अभी तक कोई शिकस्त नहीं हुई, सिर्फ एक जापान का मैच ड्रॉ रहे, बाकी जो है बड़े अच्छे तरीके से जीते। डाउन हो के भी उन्होंने गोल की और मैच जीते। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ओवरऑल अगर खेल देखें इनका, पूरे मैचेस में बहुत अच्छा खेल रहा। पेनल्टी कॉर्नर बड़े अच्छे रहे, फील्ड गोल बड़े अच्छे रहे, गोलकीपर बड़ा अच्छा खेलता रहा और इमाद खास तौर पे जो है राइजिंग स्टार के तौर पे सामने आ रहे हैं। सही। तो समी साहब मुझे बताएगा कि अब माशाल्लाह से परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है और जिस तरह से हमें अब फील हो रहा है कि एक बार फिर से एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है, तो आपके ख्याल में अब आगे कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि लेने चाहिए इस खेल की मज़ीद बेहतरी के लिए, ताकि ऐसे ही प्लेयर्स खेलते भी रहें और जाहिर है मुल्क का नाम रोशन करते रहें, रिप्रेजेंट करते रहें पाकिस्तान को हर इवेंट में? बिल्कुल सही फरमाया आपने। इसमें हुकूमत को दिलचस्पी लेनी चाहिए। अभी फेडरेशन हमारी 2 हैं तो उनको एक करना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को इंटरवीन करना चाहिए। ये तो बड़ा अच्छा किया कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने दोनों को मिला के एक टीम भेजी। इन नामसायद हालात के बावजूद जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, मेरे ख्याल में बड़ी हिम्मत है उनकी और पैकेज देनी चाहिए। हुकूमत को स्पॉन्सरशिप लेके हॉकी को देनी चाहिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट खेलें, इनकी रैंकिंग बेहतर हो। और मुझे उम्मीद है कि अगर फेडरेशन थोड़ी सी मेहनत करे, खिलाड़ियों को जिसको कहते हैं ऑफ द फील्ड ट्रेनिंग दे, इनका मोरल बेहतर करे और इनकी ग्रूमिंग ठीक करे, तो पाकिस्तान की हॉकी टीम आइंदा 2-3 साल में ज़रूर इंशाल्लाह पहले 10 में आ जाए। सही। अच्छा, वैसे आपने तो समी साहब यहाँ पर हालत देखी है जो ग्राउंड्स की भी है, जो इंतज़ामात हैं, या जिस तरह आपने नामसाइद हालात की बात की है, तो आपके ख्याल में सबसे पहले करना क्या चाहिए? ग्राउंड्स को कैसे बेहतर किया जाए? टैलेंट हंट कैसे होना चाहिए कि खिलाड़ियों का बैकअप भी हो? फिर उनकी ग्रूमिंग कैसे की जाए? इस पर मशवरा दीजिए। मैं तो हुकूमत को हमेशा ये कहता रहता हूँ, सबसे पहले तो जो डिपार्टमेंटल टीम रिवाइव करनी चाहिए। उसमें पाकिस्तान हॉकी तो एक तरफ, बाकी जितनी भी माइनर स्पोर्ट्स हैं वो सारी ख़त्म हो गई।
तो हर डिपार्टमेंट अगर 30-40 खिलाड़ी मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के लिए और अपनी टीम्स बनाए तो और इसमें खिलाड़ियों को ये फ़ायदा होगा, ये उम्मीद होगी कि हमें अगर अच्छा खेलेंगे, पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे तो हमें अच्छी जॉब मिलेगी और परमानेंट सिक्योरिटी होगी जैसे हमारे ज़माने में था। और ये बड़े थोड़े से अहकामात की वजह से हो सकता है। जैसे इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड बड़ा एक्टिव है। अगर इस तरह एक्टिव रहा और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सजेशन पे वो अमल करता रहा तो ज़रूर हो जाएगा। और दूसरा जो आपने फील्ड का बताया, फील्ड की बड़ी हालत ख़राब है। बहुत ऐसी जगहों पे टर्फ लग गई जहाँ नहीं लगनी चाहिए थी और जहाँ लगनी है वो ख़राब हो गई, तो इनको ठीक करना चाहिए। मेन इंसेंटिव है, फिर फील्ड ग्राउंड्स हैं, फिर जो फेडरेशन में जो झगड़े हैं उनको ख़त्म किया जाए तो पाकिस्तान के खिलाड़ी और बेहतर खेलेंगे, पाकिस्तान की हॉकी और बेहतर हो। तो इसमें समी साहब, जैसे कि आपने परमानेंट जॉब्स की बात की है, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट्स भी इन खिलाड़ियों के अभी होते हैं या नहीं होते, या जाहिर है सैलरीज इनको वो तो नहीं मिलती होंगी जो क्रिकेट के खिलाड़ियों को मिलती हैं, तो इस हवाले से आपके जहन में क्या है, कोई मैकेनिज्म बनना चाहिए? जाहिर है भाई ये भी तो खेल रहे हैं ना मुल्क के लिए, इनकी भी वैसे ही सैलरीज होनी चाहिए। बिल्कुल, देखें ना अभी जो पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं उनका मेन ऑब्जेक्ट यही है कि बाहर जाएं और लीग खेलें, और वो पाकिस्तान हॉकी टीम में होने की वजह से है। तो 4 महीने की एक सीरीज़ है जो मुख्तलिफ जगहों पे लीग है, फ्रांस में हुई, जर्मनी में हुई, हॉलैंड में हुई, मलेशिया में हो रही है, इटली में हो रही, तो उसमें जाते हैं। अगर ये सब चीज़ें हमें यहाँ मुहैया हों, डिपार्टमेंटल हो और इंटरनल हमारी जो सेटअप वो बेहतर हो, जिसको डोमेस्टिक सेटअप कहते हैं, उसको बेहतर करें। जैसे आपने फरमाया कि अगर नौजवान खिलाड़ी एक के बाद एक आता रहे, कम्पिटिटिव हॉकी हो, बेहतर हॉकी हो, तो ये खिलाड़ी भी मेहनत करेंगे, और जब ये मेहनत करेंगे तो एक अच्छा कंपटीशन होगा और अच्छे खिलाड़ी सामने आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही। खिलाड़ियों की बड़ी हिम्मत है कि इन हालात में अच्छा खेल रहे हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी अच्छा खेलें इंशाल्लाह। अच्छा, अब समी साहब टिप क्या देंगे, कोई मशवरा देंगे? अभी तक की परफॉर्मेंस तो बहुत आउटस्टैंडिंग रही है, लेकिन अब फाइनल कड़ा मुकाबला होगा तो कैसे इन्हें खेलना चाहिए? देखें, जापान जैसे हम एक गोल से ड्रॉ रहे और उसकी रैंकिंग जो है 16वें नंबर पे हमसे एक रैंक नीचे है वो, तो खिलाड़ियों का मोरल तो बेहतर है क्योंकि अभी तक कोई उन्होंने शिकस्त नहीं खाई। तो मेरा अपना ख्याल है जैसे पेनल्टी कॉर्नर की एडवांटेज उठा रहे हैं वो उसका एडवांटेज उठाएं, 1 या 2 गोल पेनल्टी कॉर्नर पे करें। फॉरवर्ड लाइन जैसे वैसी खेल के पेनल्टी कॉर्नर भी ले रही है और फील्ड गोल भी कर रही है, वो करें। और सबसे जो बड़ी अच्छी खबर इस टीम में वो ये है कि गोलकीपर अभी तक कल के मैच भी बड़ा अच्छा खेला और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह फाइनल में भी अच्छा खेलेगा। तो मामूली सी मेहनत से, और सब खिलाड़ियों को ये पता है कि अगर ये फाइनल हम जीते तो पाकिस्तान में हॉकी का तो कुछ होगा, लेकिन उसके साथ हुकूमत भी उम्मीद है कि ज़रूर इनके लिए कुछ ना कुछ करे इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात आपने कही है, बहुत शुक्रिया आपका समी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और आपने इस हवाले से अपना निर्णय वो दिया है, और बेस्ट विशेस है टीम के लिए। आगे माशाल्लाह से फाइनल खेल रहे हैं तो अल्लाह करे कि यहाँ से भी कामयाबी इन्हें मिले। अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं कौम की कैसी बहादुर बेटी की जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। फ़ाइका रियाज जो कि पहली पाकिस्तानी खातून है जिन्होंने दौड़ के मैदान में एज़ाज़ात हासिल किए हैं और मुल्क को कौम का नाम रोशन किया है। फ़ाइका रियाज ने नेशनल चैम्पियनशिप में 100 मीटर और 200 मीटर लॉन्ग जंप में पोजीशन हासिल की है और अब फ़ाइका ओलंपिक्स में भी सब्ज़ हिलाली परचम लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली हैं। तो आपकी उनसे हम मुलाकात भी करवाते हैं। फ़ाइका में ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ाइका, वेलकम टू आवर शो, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त परफॉर्म किया आपने। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। तो फ़ाइका, कब ख्याल आया, कैसे ख्याल आया कि आपको इस फील्ड में जाना है और इसको अपना प्रोफेशन बनाना है, करियर इसमें बनाना है? बस शौक़ था खेलने का, स्टडी भी करती थी, बट उसके साथ साथ मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया। उसके बाद इंटरेस्ट पैदा हुआ, हॉकी खेलती थी, हॉकी से मैं फिर एथलेटिक्स में आ गई और फिर मैंने प्रोफेशनल तौर पर एथलेटिक्स को चूज़ कर लिया। तो फ़ाइका, अभी ये जो माशाल्लाह से आपको कामयाबी मिली है, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका और कितनी मेहनत की थी, कुछ बताएंगे इस बारे में? मेहनत हर फील्ड में होती है, जितनी भी फील्ड्स हैं सब में मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस फील्ड में भी इसी तरह हर फील्ड से रिलेटेड मेहनत ज़रूरी है। तो मेहनत मैंने की थी। 9 साल के बाद मतलब अब आकर मेरा एक ख्वाब जो है ओलंपिक्स का वो पूरा हो रहा है, मैं ओलंपिक्स पे जा रही हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ़ाइका, कैसे तैयारी करते हैं, डाइट का ख्याल रखते हैं, एक्सरसाइज होती है, ट्रेनिंग कैसे होती है, कुछ देखने वालों को बताएं ना अपने बारे में।
डाइट ट्रेनिंग सब कुछ, मतलब हर एक चीज़ जो है ना, एक हमारी अगर फोकस होगा अपने गोल्स के ऊपर, जो हमारा गोल है, हमारा टारगेट है, उसके ऊपर अगर हम फुल फोकस रखेंगे तो इंशाल्लाह हम अपने टारगेट तक ज़रूर पहुंचेंगे और उसको अचीव करेंगे। और ट्रेनिंग, हार्डवर्क, मतलब सब कुछ एक साथ ही मतलब चलता है। तो कितने घंटे आप ट्रेनिंग करती हैं, कितने बजे उठती हैं, कुछ थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल रूटीन बताएंगी क्या है? सुबह उठ के नाश्ता वगैरह जो भी है, नाश्ता ज़्यादा मतलब इतना मैं डाइट पे फोकस करती हूँ बट इतना ज़्यादा नहीं। मेरे कोच मुझे कहते हैं जो भी मिल जाए खा लो, मतलब लाइक मेरी फ़िज़ीक ऐसी है कि मुझे ज़्यादा सूट जो भी मिल जाए मैं खा लेती हूँ, ना वेट गेन होता है ना वेट लूज़ होता है। तो इसी वजह से ज़्यादा फोकस जो होता है मेरा वो ट्रेनिंग के ऊपर होता है। डाइट ही है कि घर में जो बनाओ, मतलब मैं एक्स्ट्रा बना लेती हूँ कुछ ना कुछ, दलिया, अंडे, ये चीज़ें जो नेसेसरी होती हैं वो मैं यूज़ ज़रूर करती हूँ, लेकिन उसके अलावा जो मिल जाए घर में जो बनाओ, ज़्यादा तंग नहीं करती अम्मा को। तो फ़ाइका, आपने तो बचपन में भी और अब भी अपने बहन भाइयों को बहुत तंग किया होगा। कोई चीज़ उठाकर अगर आप भाग जाती होंगी तो कोई पकड़ नहीं सकता होगा आपको। शुरू से मैं ऐसी ही थी, लेकिन ये अलग बात है कि एथलेटिक्स की फील्ड में बाद में आई हूँ, लेकिन बचपन से मैं ऐसी ही थी, मतलब घर में सबसे ज़्यादा शरारती बच्ची हूँ। अच्छा, जब आपने ये सोचा कि आपको इस फील्ड में आना है और एथलीट बनना है, तो पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहा? क्या ये सुनने को तो नहीं मिला कि पढ़ाई मुतासिर होगी, पहले पढ़ लो, तुम लड़की हो, किस तरफ जा रही हो, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ? मेरे पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अक्सर होता है कि फ़ादर जो है सपोर्ट नहीं करते, बट मेरे फादर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरी दादो, मेरी अम्मा, सब ने मतलब घर में सपोर्ट किया। मेरा भाई मुझे लेकर आता जाता था, मतलब लाइक सब ने, पूरी फैमिली साथ थी, तो मैं अब यहाँ तक पहुँच सकी हूँ। सही। तो अभी कितने घंटे ट्रेनिंग करती हैं आप ओलंपिक्स के लिए? ओलंपिक्स के लिए मैं 3 से 4 घंटे डेली ट्रेनिंग करती हूँ। एक दिन ट्रैक वर्क होता है, एक दिन जिम वर्क होता है और किसी दिन फिटनेस भी हो जाती है। तो ख़ुद को मोटिवेट आप कैसे रखती हैं? बस ओलंपिक्स का सोच के, या फिर इसके अलावा भी कोई मोटिवेशन है? पहले मेरा ख्वाब था ओलंपिक्स में जाना, अब अल्लाह ताला ने वो पूरा कर दिया। अब मैं सोचती हूँ कि मैं ओलंपिक्स तक तो चली गई हूँ, लेकिन ओलंपिक्स में ऐसा परफॉर्म करके आऊँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का झंडा बुलंद करूँ और एटलीस्ट कुछ नहीं तो अपना बेस्ट तो कम से कम करके आऊँ। इंशाल्लाह, बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। नेक्स्ट फिर क्या कुछ सोचा हुआ है कि आगे क्या करना है? और पढ़ाई आपने कहाँ तक की है, कुछ बताएंगे उस बारे में? मैंने मास्टर्स किया अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, आगे एमफिल का इरादा है और दूसरा यानी कि टांगों के साथ साथ दिमाग भी बहुत तेज चलता है। मेरी फैमिली में सारे ही ऐसे हैं, मतलब लाइक हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना वो स्टडी है, देन आगे जो भी एक्टिविटीज़ है हमारी। मेरी बहन डॉक्टर है, छोटी फैशन डिज़ाइनिंग कर रही है, मैंने अकाउंट्स पढ़ा हुआ है, मतलब लाइक हमारी फैमिली में फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो मेरी स्टडी ही है। ज़बरदस्त। तो क्या सोचा है फ़ाइका, आपने करियर बनाना है अकाउंटिंग और फाइनेंस में, कोई बिजनेस फर्म ज्वाइन करनी है या फिर इसी को लेकर चलेंगी आप? मैं इस टाइम जो है वापडा लेस्को में मतलब जॉब कर रही हूँ, मतलब मेरी जो जॉब है वो लेस्को की तरफ से है। अगर मतलब मैं आफ्टर रिटायरमेंट या जो भी मेरी गेम ख़त्म करनी होगी, मेरी जॉब तो है, अगर मैं उसी को कंटिन्यू करना चाहूँ मैं उसकी अकाउंट्स फील्ड में भी जा सकती हूँ। अगर वो नहीं तो मतलब हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं अकाउंट्स फील्ड तो है ही है, मतलब मेरी फील्ड ही ऐसी है कि मैं किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकती हूँ। सही। तो उसके लिए फ़ाइका माशाल्लाह से क्या तैयारी किया है पेरिस ओलंपिक्स की, और स्पॉन्सर मिलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? कौन सपोर्ट कर रहा है, कुछ बताएंगे इस बारे में? स्पॉन्सर वगैरह तो पीओ की तरफ से ही है सारा कुछ, मेरा फेडरेशन वगैरह कैंप लगा रही है और पीओ की तरफ से स्पॉन्सर हैं सब कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का पाक का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो मेरा नाम आया पाकिस्तान में, यही बहुत बड़ी बात है। तो फिर आप ये वादा करके जा रही हैं कि मेडल आप लेके आएंगी? इंशाल्लाह। अच्छा, जो बच्चियाँ आपकी एज की हैं जो चाहती हैं कि वो स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव हैं और अपना करियर बनाना चाहती हैं, किसी ऐसे खेल में एथलीट बनना चाहती हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगी? मैं यही मशवरा दूंगी कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी सबकी स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज एक ऐसा है जो कि कभी वेस्ट नहीं होता, किसी ना किसी लेवल पे आकर वो ज़रूर काम आता है। लेकिन उसके अलावा आप अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो उससे आपका माइंड जो है ना रिलैक्स रहता है। मैं अगर स्टडी करती थी ना, मैं उसके साथ साथ अगर गेम करती थी, मेरी दोनों चीज़ें बहुत अच्छी चलती थी। लेकिन अगर मैं एक तरफ ही मतलब एक ही काम करती थी तो मैं बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाती थी, लाइक मेरे से नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं दोनों को मतलब एक चीज़ से बोर होगी तो
दूसरी चीज़ से बोर होगी तो पहली चीज़। इस तरह अगर हम दोनों को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी जितना पार्टिसिपेट करेंगे ना, उतना ही हमारे बॉडी के लिए भी अच्छा और हमारी माइंड रिलैक्सेशन के लिए भी बिल्कुल। और वो भी आजकल के दौर में जब आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल इतना बढ़ गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि गैजेट्स को यूज़ करते हैं और इतना टाइम वेस्ट करते हैं, उनके लिए पेरेंट्स को चाहिए कि उनको किसी ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में डालें ताकि उनका दिमाग जो है वो कहीं और भी जाए। तो फाइनली मैं चाहूँगी कुछ कहना अगर आप चाहती हैं इस प्लेटफॉर्म से, किसी के लिए भी कोई क्रेडिट किसी को देना चाहती हैं, कोई पेरेंट्स के लिए मैसेज है? मोबाइल फ़ोन की अगर आप बात किया तो मोबाइल फ़ोन अगर हम इसको पॉजिटिव तरीके से अगर यूज़ करें तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है। लाइक हमें अब बाहर के एथलीट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, लेकिन हम मोबाइल यूज़ करें, सोशल नेटवर्क यूज़ करें तो ही हमें पता चलता है। इस तरह अगर मोबाइल फ़ोन पॉजिटिव तरीके से यूज़ किया जाए तो वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो अच्छा वैसे वाइका, फिर फादर को सारा क्रेडिट दे रही हैं आप अपनी इस कामयाबी का और यहाँ तक पहुँचने का, या अम्मी को भी कुछ क्रेडिट देना है? मैं अपने पेरेंट्स को दे रही हूँ, दोनों पेरेंट्स मेरे लिए दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों को ही मैं दे रही हूँ। मेरी अम्मा ना हो तो घर में मेरे कपड़े कौन धोए, मेरे लिए खाना कौन बनाएगा? ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा, जब आप माशाल्लाह यहाँ तक पहुँच गई हैं तो फैमिली मेम्बर्स का, रिलेटिव्स का क्या रिस्पॉन्स होता है? वो कैसे, ज़रा खुश तो होते होंगे? बहुत ज़्यादा, सब बहुत खुश हैं। मेरी नानो स्पेशल मेरे शो देखती हैं, कोई भी हो। मेरी दादो बहुत खुश हैं। मतलब सब मेरे फैमिली में मुझे ऑलमोस्ट सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस बारे में। मेरी फैमिली मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया फ़ाइका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और माशाल्लाह जिस तरह आप खेल रही हैं ऐसा ही, और मेडल लेके आएँ। जब आप मेडल लाएंगी फिर इंशाल्लाह आपको फिर से इनवाइट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अभी नाज़रीन एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक। अभी आपको बताएंगे सिविल सर्विसेज का इम्तिहान पास करना एक सख्त मरहला होता है, लेकिन पाकिस्तान में अक्सर ऐसे मौजज़ात होते हैं कि जिन पे यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और इस बार सिविल सर्विसेज पास करने वाले उम्मीदवारों में एक मियाँ बीवी का जोड़ा भी शामिल है, जिसके बाद शौहर साहब को महकमा पुलिस और उनकी वाइफ को रेवेन्यू में आला पोस्टों पर जॉब मिल गई है। ताल्लुक़ इनका एबटाबाद से है। इस जोड़े से आपकी मुलाकात करवाने से पहले मैं चाहूँगी एक रिपोर्ट देखिए। और बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है कि दोनों ने माशाल्लाह जीवन साथी भी हैं, फिर दोनों का एम एक था, टारगेट एक था, फिर उस गोल को उन्होंने अचीव भी कर लिया और दोनों ने CSS के इम्तिहान पास किया, जिसके बाद दोनों अच्छी पोस्ट पर ज़ाहिर है अपॉइंट भी हो गए। और जनाब इस वक्त मुझे ज्वाइन भी कर चुके हैं डॉक्टर हुज़ैफ़ा और औरंगज़ेब, और उनके साथ उनकी डॉक्टर हाजरा मौजूद हैं। तो बोथ ऑफ यू मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त के लिए। वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले तो इस बड़ी कामयाबी पर ढेरों मुबारकबाद है आपको। मेरा पहला सवाल डॉक्टर हुज़ैफ़ा से है कि ज़िंदगी में एक हम ख्याल मर्द का मिल जाना किसी बड़ी नेमत से कम नहीं है, मैं इसको समझ सकती हूँ। और फिर ऐसा जीवन साथी ज़िंदगी के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको सपोर्ट करे, ऐसा कम होता है। तो इस सफ़र का आगाज़ कब हुआ, कब दोनों ने CSS इम्तिहान का सोचा, ज़रा हमारे देखने वालों को बताइए। ये इस तरह से है कि हमारी एंगेजमेंट तो काफ़ी अर्ली हो गई थी, जब मैं 3rd ईयर में था और ये 2nd ईयर में थी। और फिर उसके बाद ये है कि एग्ज़ाम तो हमने दिया है बहुत लेट। निकाह हमारा जो हो गया था वो अगस्त 2022 में हुआ था। तो क्या डॉक्टर हुज़ैफ़ा आपसे सीनियर थे, तो फिर तो काफ़ी मदद हो जाती होगी आपकी? नहीं, मैं जूनियर थी। आई वाज 1 ईयर जूनियर टू हुज़ैफ़ा। आई वाज इन 2nd ईयर MBBS, ही वाज इन 3rd ईयर MBBS जब हम लोगों की इंगेजमेंट हुई थी। ऐसे था कि हम कुछ हमारे ऐसे वेंचर्स थे एक्स्ट्रा एकेडमिक कि हमने 2-3 अपने मेडिकल कॉलेज में सोसाइटीज़ वगैरह बनाई थी। तो उस सिलसिले में हुज़ैफ़ा जानते थे मुझे, और हमारी फैमिलीज़ भी एबटाबाद, क्योंकि हमारा जो शहर है वो थोड़ा क्लोज सा एक शहर है, सारे जो लोग होते हैं आपस में थोड़ा सा एक इंटीमेट सा सेटअप होता है। तो पेरेंट्स भी जानते थे, एक अच्छी मतलब आप कह लें कि फैमिली टर्म्स थे। तो यह कि उसी वक्त जब हम लोगों ने बात की, हुज़ैफ़ा ने प्रपोज़ल भेजा, तो हमारा उस तरह रिश्ता हो गया, इंगेजमेंट हो गई।
फिर यह है कि हमने पहले MBBS में भी एक दूसरे को बहुत फैसिलिटेट किया है, उसमें हम लोगों की मतलब थ्रू आउट डिस्टिंक्शंस थी, बहुत से हमें अवार्ड्स मिले नेशनल इंटरनेशनल। और फिर हमारी हाउस टॉप जो थी उसमें एक दूसरे को हमने बड़ा फैसिलिटेट किया। CSS का भी फैसला हमने अपने निकाह के बाद इकट्ठे किया था और इसमें भी हम एक दूसरे की बहुत मदद करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्लियर भी इकट्ठे ही फर्स्ट अटैम्प्ट में कर लिया। सो दैट वाज द लाइक, अगर मैं कहूँ कि जो हमारी जर्नी है उसको सम अप किया तो आई थिंक इस तरह किया जा सकता है। माशाल्लाह। अच्छा, MBBS इम्तिहान की बात की जाए तो वो उसमें अक्सर बच्चियाँ 16-16 घंटे तैयारियां करते हैं, पढ़ते हैं, फिर इस इम्तिहान के बाद CSS इम्तिहान की तैयारी। तो इस डॉक्टर फील्ड से सिविल सर्विसेज की तरफ आप लोग कैसे आ गए, ये भी बताइए। इसका जवाब पिछले ही हमारे जवाब से निकलता है ना कि मैं खुद आर्मी बर्न हॉल कॉलेज से मेरी सारी स्कूलिंग थी, हुज़ैफा की एबटाबाद पब्लिक स्कूल से थी। तो ये दोनों ही मतलब वहाँ पे हमें काफ़ी एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी खुद को एक्सप्रेस करने की, बहुत अच्छा एक्सपोजर था। मगर फिर हम अयूब मेडिकल कॉलेज में गए जो कि डेफिनेटली बहुत ही प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज है, मगर पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज है। तो वहाँ पे इस तरह से सोसाइटीज़ और ख़ुद को एक्सप्रेस करना, जो क्रिएटिव आपका एक्सप्रेशन होता है, उसके लिए बहुत से मौके नहीं थे। तो हमने पहले खुद वहाँ पे अयूबियन लिटरेरी एंड आर्ट फोरम के नाम से एक लिटरेरी सोसाइटी बनाई। फिर उसी दौरान करते हमने UNDP के साथ काम किया, KPK गवर्नमेंट ने हमें KPK इनोवेशन अवार्ड दिया था। फिर डप्लेक्स के साथ एसिड विक्टिम्स पे काम किया है। उसके बाद हमें डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर इनोवेशन अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया था मेंटल हेल्थ पे काम करने के लिए। तो हम ये देख रहे थे कि हमारे जो एक्स्ट्रा एकेडमिक वेंचर्स थे, जो हमारी लीडरशिप रोल्स थे, उनमें हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा था, उसमें हमें अपना पोटेंशियल ज़्यादा फील हुआ। तो हमें फिर ये अंदाज़ा था कि अगर MBBS पे हमने 2 की उसमें कोई डिरेक्शन नहीं की, वो भी हमने विद डिस्टिंक्शंस किया, मगर ज़्यादा जो हमें एक्नॉलेजमेंट मिली है वो हमारे प्रोफेशनल रोल्स में मिली है, लीडरशिप रोल्स में। तो हम आगे कोई ऐसा करियर परस्यू करें जिसमें हमें ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए मौके मिले। तो CSS दे दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में गया। तो आई थिंक इट्स डेस्टिनीज कॉल कि ही तुम लोगों का एक राइट डिसीजन था। कहते हैं कि अगर दोनों मियाँ बीवी प्रोफेशनल लाइफ में मसरूफ़ हों तो घर वाली लाइफ को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ आप लोग कैसे मैनेज करते हैं और मुस्तकबिल में जब दीगर शहरों में पोस्टिंग्स आपकी होंगी तो फिर कैसे मैनेज करेंगे? तरह से है, अभी तो जितने लोग जो CSS करते हैं उनकी एक कॉमन ट्रेनिंग होती है, उसको कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम कहा जाता है और वो लाहौर में होता है। तो हम लाहौर चले जाएंगे, वहाँ पे तो हम इकट्ठे होंगे के लिए। देन एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है जो अकॉर्डिंग टू द ग्रुप्स होती है, तो वो हमारी डिफरेंट लोकेशंस पे होगी। बट मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारा रिश्ता है स्टार्ट से, जब एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे थे तो हाजरा ने ये डिसाइड किया कि इन्होंने हाउस जॉब जो है वो इस्लामाबाद में करनी है और मैं एबटाबाद में तैयारी कर रहा था। तो वो उसमें ये हुआ कि मतलब हम मैनेज करते रहे उस वक्त भी उस चीज़ें साथ साथ। और फिर यह कि उसके बाद एबटाबाद में मेरी 2 जॉब्स थी, तो मैं मतलब घर को ऐसा टाइम नहीं दे पा रहा था। तो थोड़ा सा यह कि वी आर यूज टू दिस थिंग। और एडिशनली ये है कि हमें ये पता होता है कि जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं जो भी मुश्किलात आती हैं, तो वी नो देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे, और उसके साथ हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं। वो हमारी रिस्पेक्ट भी करेगा, हमारे साथ कोऑपरेट भी करेगा और हम बग़ैर किसी बायस के उस पर रिलाई कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा सेंस ऑफ कंपेनियनशिप होता है आपका, आप जहाँ पे भी हों, और उससे फिर डिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सेकेंडली गवर्नमेंट की एक पॉलिसी भी है वेडलॉक की, कोशिश यही करते हैं कि आफ्टर द ट्रेनिंग्स जो डिफरेंट ग्रुप्स के लोग हों और मैरिड हों उनको एक जगह पे पोस्ट किया जाए। बट अगर पोस्टिंग कभी ऐसे होता है कि एक जगह पे नहीं आती तो वी आर रेडी टू टैकल दैट टू। चलिए माशाल्लाह, जो अप्रोच है आपकी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब आप दोनों ने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लिया CSS, लोग बार बार भी अटैम्प्ट करते हैं, क्लियर नहीं कर पाते, तो इसका राज क्या है? कोई ख़ास फार्मूला जो आपके पास, दोनों के पास था और आप लोगों ने क्लियर कर लिया? ज़रा कुछ टिप्स तो दीजिए, वो लोग जो CSS करना चाहते हैं किस तरह कामयाब हो सकते हैं? असल में ऐसे है कि CSS इतना मुश्किल नहीं है अगर उसको सही तरीके से किया जाए। अब मैंने 6 मंथ्स के अंदर किया है और उसमें भी मेरी हाउस जॉब थी, तो मेरी 30 आवर्स की ड्यूटीज़ होती थी। सुबह मैं 8 बजे जाती थी, अगले दिन 2 बजे घर आती थी, और उसके साथ CSS कर लेना वो भी 6 मंथ्स में नियर टू इम्पॉसिबल लगता था। मगर जो चीज़ें चाहिए थी, जो FPSC मांगता है, जो सिलेबस की डिमांड है, जो एग्ज़ाम की डिमांड है, उसके मुताबिक पढ़ा। एक तो ये रास्ता। दूसरा ये है कि हम लोगों को आपस में एक दूसरे का बड़ा फ़ायदा हुआ कि हम इकट्ठे बैठ के आउटलाइंस लिखते थे, इकट्ठे नोट्स बनाते थे, वो शेयर करते थे एक दूसरे से।
इवैल्यूएशंस एक ही दूसरे से कराते थे, एक दूसरे के मेंटोर बने हुए थे। और इवन जब हमारा इंटरव्यू का प्रोसेस था तो हम खुद एक दूसरे के मॉक्स दिया करते थे, उसे रिकॉर्ड करते थे, एक दूसरे को बताते थे कि तुम्हारी यहाँ गलती है, यहाँ पे इम्प्रूव कर लो। तो हमें एक दूसरे का बहुत फ़ायदा हुआ है इस कंपेनियनशिप ने ना। हमें लोग ये समझते हैं कि शायद आप एक रिश्ते में बनते हो तो वो आपके पाँव की बेड़ी बनता है, आपके लिए एक शैकल बनता है, पर हमारे लिए आई थिंक इस रिश्ते ने इट गेव अस विंग्स। ज़बरदस्त। अच्छा, मानसरा रीजन की अगर बात की जाए, एबटाबाद मानसरा की, तो अक्सर CSS ऑफिसर वहाँ से उनका आबाई ताल्लुक होता है, तो क्या वहाँ के लोग कोई अलग चक्की का आटा खाते हैं? क्या वजह है कि वहाँ के लोग पहली बार में CSS क्लियर कर लेते हैं? वैसे तो मतलब ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, वाकई ऐसा है? सर इसका एक वैसे राज अगर बताऊँ ना तो शायद ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी यही कहती है ना कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा वाफिर एक्सपोजर, वाफिर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और चीज़ों का हसूल बहुत आसान होता है ना, तो आप उनको लाइटली लेते हो। हमारा जो एरिया है दो के इट्स डेवलपिंग नाउ और अब काफ़ी बहुत अच्छा हो गया है और वहाँ के लोग एजुकेशन रेट वहाँ बहुत ज़्यादा है। एबटाबाद को सिटी ऑफ स्कूल्स कहते हैं, मगर डेफिनेटली एक एबटाबाद के बच्चे के लिए, एक मानसरा के बच्चे के लिए, एक KPK के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा एक्सेस करना चीज़ों को इतना आसान नहीं है जितना शायद किसी बहुत बड़े शहर के बच्चों के लिए होगा। तो वहाँ पे शुरू से ये चीज़ हमें पता होती है कि हमने खुद को खुद उठाना है, हमने खुद को खुद किसी मुकाम तक पहुँचाना है। और वहाँ पे हमारे पेरेंट्स भी वो जिस हद तक उनसे होता है ना, हमें हर तरह फैसिलिटेट करते हैं। तो आई थिंक ये एक वजह है। दूसरा, स्कूल बहुत अच्छे हैं एबटाबाद में। मैं खुद हॉलियन हूँ, बर्न हॉल से पढ़ा है, हुज़ैफा एबटोनियन एबटाबाद पब्लिक स्कूल से। वहाँ से प्राइम मिनिस्टर्स निकले, वहाँ से बड़े बड़े लोग निकले। तो एक तो स्कूलिंग बहुत अच्छी है, दूसरा ये है कि हम लोगों को ये पता होता है कि हमने शायद शुरू से ये आइडिया होता है कि थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, खुद को खुद आसमान तक पहुंचाना है। जितने ज़्यादा आपके लिए हर्डल्स होते हैं ना, वो उतना आपको, वो कहते हैं ना, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो हम शुरू से उसके लिए तैयार होते हैं, झपट कर पलटने के लिए, पलट कर झपटने के लिए। सो दैट्स द थिंग। हुज़ैफा एंड हाजरा, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर योर टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों की कंपेनियनशिप, जिसकी एग्जांपल देनी पड़ेगी कि ऐसी कंपेनियनशिप होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल करते हैं, जुड़े रहिए दुनिया बोल है के साथ। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़, और बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं ये एजाज़ आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी मैं बात करूंगी एशियन जिजित्सु चैम्पियनशिप की। पाकिस्तान ने 1 गोल्ड और 2 कांसी के तमगे जीते हैं। अबू धाबी में होने वाली एशियन जिजित्सु चैम्पियनशिप में पाकिस्तान की 5 रुकनी टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 1 सोने का और 2 कांसी के तमगे अपने नाम किए। अंडर 18 के 2 क्लासिक इवेंट्स, जिनमें मोहम्मद यूसुफ अली और उमर यासीन ने फाइनल में काज़िकिस्तान को शिकस्त देकर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा इसरा वसीम थी, कायनात तारिफ थी, उन्होंने भी तमगे हासिल किए। तो इस वक्त मुझे दोनों मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। मोहम्मद यूसुफ मेरे साथ हैं, उमर यासीन मेरे साथ हैं। आप दोनों को मैं वेलकम करूँगी शो में। बोथ ऑफ यू थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारकबाद। पहले मैं यूसुफ आपकी तरफ आती हूँ, थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि कैसा रहा मुकाबला, कैसा एक्सपीरियंस था अबू धाबी में? ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस था अबू धाबी का और पहले से बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ जाके मुझे हाई हो गया था। बट मैंने अपना परफॉर्म दिया, अच्छा दिया और अपने तरफ से मैं मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुतमईन है, ज़बरदस्त। अच्छा फाइनल में था कौन आपके साथ? काज़िकिस्तान? जी काज़िकिस्तान। तो वो किसी पॉइंट पे ये फील तो नहीं हुआ कि ये हावी हो रहा है या ये बड़ा टफ हरीफ है? नो नो नो, शुरू से लग रहा था कि बस मैं कर जाऊंगा इंशाल्लाह। उम्मीद थी, दुआएं थी, माँ बाप की दुआएं थी और पाकिस्तानी की जितनी भी थी। ज़बरदस्त। अच्छा जी उमर, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा भी काफ़ी अच्छा था। मेरा फर्स्ट टाइम था तो काफ़ी नर्वस था, लेकिन जब अरीना में आया तो मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं कर लूँगा आराम से। अच्छा। मैंने अपने कोच को भी कहा था कि आप फिक्र ना करें, मैं गोल्ड लाऊंगा। अच्छा, यानी कि आपको पहले से पता था कि गोल्ड ही आएगा? जी। तो ज़बरदस्त, कॉन्फिडेंस तो फिर ये होता है ना। अच्छा मैं पहले आपसे पूछती हूँ फिर उनसे पूछूंगी कि आप लोगों ने बतौर एथलीट जिजित्सु को क्यों ही चूज़ किया, इसके अलावा कोई दूसरा क्यों नहीं खेल? जिजित्सु में इसलिए है क्योंकि जिजित्सु वैसे है भी बड़ा टंग ट्विस्टिंग जिजित्सु इसलिए क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल है, उसमें प्लेयर्स अच्छे मतलब आपको मिलते हैं, आपको
मतलब शौक कैसे पैदा हुआ, किसी को देखते थे, इंस्पिरेशन कौन थी, कैसे शुरू मतलब सोचा कैसे कि मैं ये शुरू करता हूँ? हमारे सीनियर्स, मैं ऐसे यूसुफ और मैं हमेशा बचपन से क्लब ज्वाइन करे हुए थे। अच्छा, आप लोग फ्रेंड्स भी हैं? जी, बचपन से। अच्छा, बचपन से फ्रेंड्स भी हैं, ज़बरदस्त। सो हम बीच में फिर हमने छोड़ दिया था, उसके बाद फिर वापस ज्वाइन करा। फिर हमने अपने सीनियर्स को देखा कि बाहर जा रहे हैं, उनके मतलब मेडल्स लाते हैं, चैम्पियनशिप जीतते हैं, तो हमें भी जुनून चढ़ा, शौक चढ़ा। तो आप लोगों की फ्रेंडशिप यहीं पे हुई है, यहाँ पे स्टडीज़ भी साथ करते हैं? नहीं, क्लब में हुई थी हमारी। अच्छा, क्लब में हुई थी। तो क्लब आप पहली दफ़ा पहुँचे कैसे, ये बताएं ना। पहली दफ़ा जब मैं 6 साल का था, तब मैं अपने भाई और बहन के साथ जाता था क्लब। मेरे फादर ने मुझे ज्वाइन करवाया था। सही। वो भी स्पोर्ट्स में है यहाँ पे, बस आप ही ने इसको कंटिन्यू हमारी पूरी फैमिली स्पोर्ट्स में। अच्छा, पूरी फैमिली स्पोर्ट्स में। तो कौन कौन क्या क्या खेल रहा है, क्या कर रहे हैं सब? मेरी सिस्टर भी मेरे साथ होती हैं क्लब के अंदर, मेरा छोटा भाई भी, मेरे फादर जिजित्सु में भी होते हैं, और नेवजा ब्राज़ीलियन जिजित्सु। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, अब आप मुझे बताइएगा, आपकी भी फैमिली बैकग्राउंड है, सभी जिजित्सु से हैं? जी, मेरे चाचा, मेरे बाबा, मेरे ताया। तो आप कुछ मुख्तलिफ करते फिर? मैं ही नहीं, मैंने सोचा मैं इन्हीं को ही आगे लेके चलूँगा और इन्हीं की अपने ख़ानदान का नाम रोशन करना। क्या बात है, ज़बरदस्त जनाब, ये लेगेसी जो है उसको आगे लेके चलेंगे। तो मुझे ये बताइएगा कि आपको जो चीज़ मोटिवेट करती है वो क्या चीज़ है? ज़ाहिर उनकी परफॉर्मेंस या उनका समझाना, उनकी बातें, या फिर क्या देख के आप मोटिवेट रहते हैं? और फिर आगे प्लान्स भी अपने बताएं, क्या है प्लान्स? मेरे आगे यही है इंशाल्लाह, और खेलनी है मुझे चैम्पियनशिप, जैसे वर्ल्ड लेवल पर जाकर और बड़ी बड़ी जितनी भी सारी चैम्पियनशिप हैं वो खेलनी है। और यही है मेरा प्लान कि अपने चाचा, अपने बाबा का वफादार रहना है, हमेशा जो कहना है, जो कहेंगे उस पर ही अमल करना है। सही। तो अभी स्टडीज़ चल रही हैं साथ? जी बिल्कुल, साथ साथ चल रही है, मेरे पेपर अभी चल रहे हैं। अच्छा जी। तो एग्जाम्स कौन से दे रहे हैं आप? अभी मैट्रिक बोर्ड के दे रहा हूँ मैं एग्जाम्स। अच्छा, मैट्रिक बोर्ड के। तो आपकी पढ़ाई भी चल रही है? जी बिल्कुल। अच्छा, आप भी मैट्रिक में? नहीं, मैं हूँ ओ लेवल्स में। अच्छा, ओ लेवल्स में है। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि अभी जो आप लोगों को सपोर्ट मिली है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, मिली भी है या नहीं मिली? जी बिल्कुल मिली है। तो अच्छा, मैं आपसे भी पूछूंगी पहले उमर, आप मुझे बताइएगा, मतलब सेटिस्फाई हैं आप जो पाकिस्तान में जिस तरह से आप लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है, इस खेल को जितनी तवज्जो मिलती है वो ठीक है या फिर और मिलनी चाहिए? ठीक भी है, मिलती है, अच्छी खासी मिलती है, लेकिन पर और अच्छे लेवल पे मिले तो काफ़ी आपके मतलब प्लेयर्स जाएंगे पाकिस्तान से और तरक्की करेंगे। सही। तो अभी फाइनेंस कैसे मैनेज होते हैं? जिससे आप लोग जाते हैं अबू धाबी खेलने के लिए, अगर तो स्पॉन्सर चाहिए होते हैं, टिकट्स कैसे अरेंज होते हैं, बोर्ड सब कुछ करता है या खुद करते हैं, क्या होता है? थोड़ा बहुत खुद भी कर लेते हैं, स्पॉन्सर्स भी मिलते हैं, जैसे अपना मुझे तो नहीं मिले, लेकिन खैर मेरे सीनियर्स को और शायद यूसुफ को और अफजा शायद मिला है, या इस तरह के। अच्छा, यानी कि सपोर्ट के साथ। रिलायंस पेंट्स इस तरह का। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, आप यूसुफ क्या सोच रखते हैं इस खेल को लेके? मुझे तो लगता है कि यहाँ पे क्रिकेट को ज़्यादा तरजीह मिलती है एज़ कम्पेयर टू अदर स्पोर्ट्स। बिल्कुल यहाँ पे मिलती है, मगर जो क्रिकेट से और भी गेम है, जैसे हमारा कौमी खेल है हॉकी, उसको कम मिलती है, जबकि हम हमारा कौमी खेल उसको भी मिलनी चाहिए। और जैसे अल्लाह बल्ला करे, जैसे बॉक्सिंग, MMA है, इन चीज़ों को भी नहीं मिलती। हाँ, इनको नहीं मिलती, जबकि ये बहुत अच्छे टफ और अच्छे गेम्स हैं, वर्ल्ड लेवल पे बहुत अच्छी जगहों पे होते हैं, इनको भी मिलनी चाहिए। तो अभी जब आप लोग वहाँ गए हो अबू धाबी, तो आपके साथ टीम थी, पूरी ऑफिशियल्स थे? बिल्कुल। और जब आप लोग माशाल्लाह जीत के आए हो तो किसने वेलकम किया आपको एयरपोर्ट पे? वेलकम मेरे बाबा थे और पूरा स्पोर्ट्स बोर्ड से कोई था? जी बिल्कुल, आए हुए थे, PSB के वहाँ के मैनेजर आए हुए थे जी। ओके। अच्छा, अब मुझे बताएं उमर, कैसा फील हुआ? आप तो खैर आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, जब फर्स्ट टाइम ज़ाहिर है आप वहाँ गए हो और आप माशाल्लाह गोल्ड सोच के गए थे, लेके भी आए, तो जब आपका नाम अनाउंस हुआ कि आप जीत गए हो, क्या फीलिंग्स थी, क्या फील हुआ था उस वक्त? काफ़ी अच्छा फील हुआ था, प्राउड फील हुआ था कि मैंने अपने फैमिली का नाम ऊपर करा, पाकिस्तान का नाम आया, पहली दफ़ा इस मतलब कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान गोल्ड लेके आया है। इसी को लेके चलना है आगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो वैसे ओ लेवल्स आप कर रहे हैं, पढ़ाई में क्या ख्याल है, आगे क्या करना है? ओ लेवल के बाद तो A लेवल करेंगे आप, फिर यूनिवर्सिटी बाहर देखेंगे, IT में अंदर। अच्छा, IT में सोचा है, आपने क्या सोचा? मैंने सोचा हुआ जैसे कंप्यूटर कोर्सेस होते हैं वो हैं, और ऑनलाइन जॉब्स हैं वो कंप्यूटर के अंदर। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, जब आप माशाल्लाह जीते जी, तो उस मोमेंट में आपकी फीलिंग्स क्या थी, जहन में क्या आ रहा था जब उन्होंने अनाउंस किया कि जी आप विनर हैं?
मुझे तो पहले तो यकीन नहीं आ रहा था और मेरे आंखों से आंसू निकल गए थे। बिल्कुल अलग मोमेंट था उस टाइम, कुछ सोच नहीं, हाथ पांव ठंडे कि मैं और इतनी बड़ी जगह पर इतना बड़े इवेंट पे आकर गोल्ड आ गए, बहुत बड़ी बात होती है। बहुत अच्छा लगा मुझे। ज़बरदस्त। अच्छा, अभी आगे अब कौन सा इवेंट आ रहा है जिसकी ट्रेनिंग आप लोग कर रहे हैं आजकल? अभी आगे हमारा आ रहा है नेशनल गेम्स, नेशनल चैम्पियनशिप आएगी इस साल की, और बहुत सी गेम्स आ रहे हैं। सही। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ कि उमर इतने स्मार्ट से आप हैं और बोलते भी काफ़ी कम हैं, तो तैयारी जो ट्रेनिंग तो बड़ी हार्ड होती होगी, इसके लिए भी एक्सरसाइज करनी पड़ता होगा, फिजिकल एक्टिविटी, तो किस तरह मैनेज करते हैं आप? कितने घंटे ट्रेनिंग करते हैं, पढ़ाई को कितना वक्त देते हैं, और क्या कोई डाइट भी फॉलो करनी पड़ती है? जी बिल्कुल, सब बताएं कैसे करते हैं आप? श्योर। ट्रेनिंग के लिए हमारे दिन में 2 वक्त होती थी ट्रेनिंग, एक सुबह में और एक रात में। अच्छा, कितने घंटे? सुबह में 2 घंटे, रात के अंदर 2.5 से 3 घंटे। तो ये कोच को कितना क्रेडिट देंगे आप? कोच को मैं दूंगा 80-90%। 89 सारा क्रेडिट ही सारा कोच का उनको ही है है ऑब्वियसली। अच्छा, तो मुझे बताइएगा कि खाने में क्या ख्याल रखते हैं फिर आप? खाने में ये है कि हेल्दी, मतलब फ्रूट्स वगैरह हों, ऑयली चीज़ें कम हों, और मतलब जो चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाती हैं उनसे आप दूर रहें, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स। अच्छा, इसमें भी होता है कि फ़ाइट से बिल्कुल पहले आपने कुछ नहीं खाना, पानी पीना है? सिर्फ पानी पी सकते हैं जी, और उससे 1-2 घंटे पहले आप फ्रूट्स खा सकते हैं, जैसे 1-2 घंटे केला या सेब। आप सही, आप भी इतनी ट्रेनिंग करते हैं? जी बिल्कुल। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम। कितने बजे उठते हैं आप लोग? जैसे सुबह हो गई तो 6 से 7, 8 भी हमारे चल जाते फिर, और शाम में हमारी 6, 7 और 8 से 9 ऐसी ट्रेनिंग होती है फिर। अच्छा, और इसमें डेज डिवाइड किए होंगे, एक दिन रनिंग, हाँ इस तरह फिजिकल फिटनेस, फिर मैट ट्रेनिंग, इस तरह होती है। ओके, तो आप लोग ट्रेनिंग भी साथ करते हैं, तो आपकी तो दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई होगी अब। जी जी। अच्छा, वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा? कितने दिन स्टे किया अबू धाबी में आप लोगों ने? हम लोगों ने करा है 7 दिन, 7 डेज किया। तो वहाँ पे क्या मतलब ऑफिशियल्स का कोऑपरेशन था आप लोगों के साथ? जी बिल्कुल, और हमारी ऑफिशियल जैसे अम्मार भाई, हुरैरा भाई और सन्नान भाई ऑफिशियल टीम के थे ये लोग सारे। सही। बिल्कुल, इनसे मुलाकात भी होती थी, बातचीत। चले ज़बरदस्त। अच्छा, फाइनली मैं चाहूँगी सच जो कि आप देना चाहें अपनी एज के बच्चों को जो ज्वाइन करना चाहते हैं जिu-जित्सु को, क्या कहेंगे? पहले आप बताएं फिर मैं उनसे पूछूँ। अच्छा, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जैसे आजकल सोशल लाइफ चल रही है, सोशल मीडिया की, तो अभी के आजकल के बच्चों को चाहिए कि माँ बाप को चाहिए कि उससे निकाल कर फिज़िकल के लाइफ की तरफ भी आए, जैसे अपनी फ़िज़िकल फिटनेस हो गई और खेल हो गए, किसी भी स्पोर्ट्स में चले जाएं, मगर कोशिश करें कि मोबाइल से निकलकर फिज़िकल फिटनेस की तरफ। अच्छी बात आपने की। अच्छा उमर, आप क्या कहोगे? मैं ये कहूँगा कि आपकी जो लाइफ है, पर्सनल लाइफ या जिस तरह भी आप हैं, आप इंजॉय करें, लेकिन साथ साथ आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी करें और अपने आप को फिट रखें, ताकि आप बैलेंस होना चाहिए, पढ़ाई भी और खेल, और जाहिर है अगर कोई इस तरह का एंजॉयमेंट का एक्स्ट्रा करिकुलम भी है तो वो भी बैलेंस होना चाहिए, वरना फिर जाहिर है कोई एक चीज़ सफ़र करेगी जो कि नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। एक बार फिर से आप दोनों को बहुत मुबारकबाद। ऐसे ही खेलते रहे, मुल्क का नाम रोशन करते रहे, आगे बढ़ते रहे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन, और अब जो बात मैं आपसे करने जा रही हूँ आप सभी मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि मज़दूर की उजरत उसके पसीना खुश्क होने से कबल देना चाहिए, लेकिन एक इदारा पाकिस्तान में ही है जनाब, सूरती इंटरप्राइजेज़ एक ऐसा इदारा है जहाँ मज़दूर की उजरत पसीना आने से पहले ही अदा कर दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कौन खुशकिस्मत है जो इस इदारे में काम करते हैं। तो इस वक्त मैं सूरती इंटरप्राइजेज़ की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये सब कुछ अगर मुमकिन हो पाया है तो इस तरह के अभी एक ऐसी ऐप है, अभी ऐप, जो कि इनके साथ जुड़ गई है, इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी है। वहाँ के मुलाजमीन की तो किस्मत खुल गई है। ये एक ऐसी ऐप है जो मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाती है, बल्कि महीने के किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ने पर मुलाजमीन अपनी तनख्वाह हासिल कर सकते हैं। तो सूरती इंटरप्राइजेज़ और अभी ऐप इस मिसाल इनकी जो है ना वो बिल्कुल ऐसी है कि पाकिस्तान में ऐसी मिसाल मेरा नहीं ख्याल और मौजूद है। तो ये किस तरह से मुमकिन हो पाया कि सूरती इंटरप्राइजेज़ और अभी ऐप के कोलैबोरेशन से ये जो फ़ायदा मिल रहा है मुलाजमीन को, वो कितने खुश हैं
और मैं तो ये समझती हूँ कि ये कोलैबोरेशन मेरा ख्याल है कि सभी इदारों की सूरती और अभी इनके साथ भी हो जानी चाहिए, ताकि तमाम इदारों की मुलाजमीन उनकी किस्मत जो है वो खुल जाए। तो इस वक्त मुझे ज्वाइन किए मोहम्मद इशफाक साहब ने, जो कि DGM फाइनेंस हैं सूरती इंटरप्राइजेज़ के, और अख्तरुन्निसा डार साहिबा मेरे साइड पर मौजूद हैं, जो कि DGM टैलेंट एंड OD हैं सेंट्रल HR, और ये भी सूरती इंटरप्राइजेज से इनका ताल्लुक है। तो बोथ ऑफ यू थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। तो पहले मैं लेडीज़ फर्स्ट, मुझे ये बताइएगा कि ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है, और ये जो कोलैबोरेशन हुई है, ज़ाहिर है आप लोगों की भी सोच इस तरह की होगी, तो ये साथ मिलकर मुमकिन हो पाया जो आप लोगों ने सोचा था। तो शुरुआत कैसे हुई इसकी? Okay, so it started with the idea of financial empowerment, Sehrish, and financial empowerment is not a perk. This is what we understand as an organization. This is business imperative to provide your employees with tools to manage their finances more assertively, right? And in pursuit of the same, we entered into a financial wellness intervention, जिसके 2 steps थे। पहला step ये था कि जी how can we ease advanced options, right? And this is when Abhi came in, and Abhi offered an option कि जहाँ पे एक digital wallet मौजूद है, so you can always see that what is your current earned salary, right? So every day what you earn is part of your own wallet. It's not with Surti Enterprises anymore. Zabardast. Right? Okay. So this comes with a lot of entitlement and pride, right? So there is no dependency, privacy कमाल की है, और मुझे अगर किसी से उधार नहीं लेना, मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन कोई बात नहीं है। इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे महसूस हो रही है कि किसी के इज़्ज़त नफ्स का खास ख्याल रखा गया है, कि ज़ाहिर एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। समटाइम आप नहीं चाहते कि आप किसी से उधार मांगें, आपको ये होता है कि यार मना कर दिया तो मुझे कैसा फील होगा। तो ऐसे में ये बड़ी अच्छी बात है, और आई थिंक सो वेस्ट में तो डेली वेजेस आपको पता है मिलती भी है, वीकली वेजेस भी मिलती हैं, तो ये बड़ा अच्छा है कि एक पर्सनल वॉलेट है और आपकी डेली जो भी सैलरी है वो उसमें मौजूद है, आप चाहें तो जब दिल चाहे आप विड्रॉ कर ले, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मैं इशफाक साहब आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये कोलैबोरेशन फिर कैसे मुमकिन हो पाई जो कि अभी के साथ आप लोगों की हुई? देखिए, बेसिकली टेक्नोलॉजी का यूज़ तो हम लोग कर ही रहे हैं। एक कॉल पे हमारे पास पिज़्ज़ा आ जाता है, दवाई आ जाती है, तो वही कॉन्सेप्ट अभी लेकर आया हमारे पास कि आपको सैलरी भी इसी तरह से डिलीवर हो जाएगी, जब आप चाहेंगे जहाँ चाहेंगे आपको सैलरी डिलीवर हो जाएगी। तो हमने कैसा नाम है इनिशियली इनसे स्टार्ट किया। इनिशियली प्लान था कि कुछ 200-400 लोगों के साथ करते हैं, लेकिन फिर जब इनकी डिटेल्स देखी, और सबसे अच्छी बात है इसमें कोई बहुत बड़ी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, बहुत ही आसानी से एम्प्लॉयज़ जो हैं इसको यूज़ कर सकते हैं, तो फिर हमने इसको डायरेक्टली लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट किया, और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 100% एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अभी के साथ रजिस्टर्ड हैं और वो सभी यूज़ करते हैं। बहुत खुश भी होंगे। जी जी बिल्कुल, बहुत खुश हैं। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सभी इदारे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में इस तरह की ऐप्स के साथ वाकई वो इंटरलिंक्ड हो जाएं, और ये फ़ायदा सभी को मिलना चाहिए। मुझे बताएगा ये मैकेनिज़्म है क्या, मतलब कि एक आम इंसान जो कि इस वक्त चले हमें देख रहा है, हमारा व्यूअर है, उसके लिए समझाइएगा कि अभी ऐप उसके साथ ये कोलैबोरेशन और ये जो फ़ायदा, ये बेनिफिशरी जो वो बने हुए हैं, किस तरह, कोई कार्ड है, ATM कार्ड है जो आप स्वैप करेंगे तो आपकी सैलरी निकल आएगी, या किस तरह ये चल रहा है, थोड़ा सा बता दीजिए इस पर। ओके, इट्स वेरी सिंपल, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक और एनी अदर एप्लीकेशन, आप प्ले स्टोर पर जाते हैं और अभी आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो इसमें अहम है, आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, जो कि आई गेस 100% पॉपुलेशन कैरीज वन, राइट? सो यू डाउनलोड एन एप्लीकेशन, आप अपना शनाख्ती कार्ड दर्ज करते हैं, अपना टी-पिन बनाते हैं, एंड डन। इसकी शुरुआत होती है इदारा और अभी, जो भी इदारा है, लाइक सूरती इंटरप्राइजेज़ और अभी के बीच में एक कोलैबोरेशन है जो कि हमने साइन अप किया। अभी इज़ सपोज टू एडवाइज और इनवॉइस सूरती इंटरप्राइजेज़, राइट? एंड लाइकवाइज हमने सैलरी डिटेल्स एक्सचेंज कर ली हुई हैं, तो पर डे अर्न सैलरी जो है वो एम्प्लॉय के अकाउंट में पार्क होती रहती है। जैसे ही आप पिन कोड जनरेट करते हैं और आप अपनी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो आपको टिल डेट एज ऑफ टुडे जो भी आपकी अर्न सैलरी है वो आपके वॉलेट में रिफ्लेक्ट करती है, से 100,000 रुपीज़। अच्छा, इसमें फिर बाकायदा आप लोगों ने समटाइम कोई शॉर्ट लीव लेके चला जाता है, समटाइम को एनुअल लीव पे होता है, तो ये पूरा सिस्टमैटिकली उसमें है, मतलब ऐप में कि वो खुद ही डिडक्शंस हो जाएंगी, कोई मसला नहीं है? जी देखिए, डिडक्शन इज़ सेपरेट होने के बाद अभी के पास आता है। डिडक्शन तो मंथ एंड पर होती है। इट इज़ लाइक हैविंग योर ओन बैंक एज अ कॉमन ग्राउंड, राइट?
यू आर वन क्लिक अवे। मैंने अगर आज की तारीख में 1 लाख रुपए सैलरी कमा लिया या 35,000 रुपये से मिनिमम वेज, और मैंने आज की तारीख तक 20,000 रुपये कमा लिए हुए हैं, सो मैं वो 20,000 रुपये इमीडिएटली विड्रॉ कर सकती हूँ। क्या बात है, मुझे सैलरी का इंतजार नहीं करना। पाकिस्तान में ही हो रहा है नाज़रीन। अच्छा मुशफाक साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि आमतौर पर हम ये सुनते हैं कि जी अगर से सपोज कोई भी बिजनेस है, पूरा मंथ गुजरेगा, उसके एंड पे बाकायदा फिर वो एक डेबिट क्रेडिट के बाद पता चलता है कि जी ये प्रॉफिट है और अब हमने सैलरीज देनी है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो ये फिर किस तरह सिस्टम चल रहा है? ये उधार कौन किससे ले रहा है कि मतलब किसी से उधार मांगना नहीं पड़ रहा है, एटलीस्ट एम्प्लॉयज़ को उनको उनके पैसे टाइम पे मिल रहा है? जी, मैं इसमें एक और चीज़ बताऊं कि इसमें सूरती के भी पैसे इन्वॉल्व नहीं है। तो बेसिकली अभी जो है वो उनको फाइनेंस करता है, अभी की तरफ से उनको पैसे दिए जाते हैं। हम सैलरी का बिल जब रन करते हैं मंथ एंड पे, तो हम डिडक्शन जितने हमारे एम्प्लॉयज़ ने उनसे एडवांस लिया होता है वो हम उनको पे करते हैं एट मंथ एंड। और डार जो बात करी थी ऐप वाली, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि इसमें सिर्फ ऐप की फैसिलिटी नहीं है, एसएमएस के ज़रिए भी जो वर्कर्स हैं वो अपनी सैलरी जो विड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप का ऑप्शन भी आ गया है, व्हाट्सएप के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो इस पर ज़्यादातर जो यूज़ करने वाले वर्कर्स हैं वो ब्लू कॉलर हैं, तो उनके पास जनरली नॉर्मल फ़ोन होता है जो कीपैड वाला है, तो वो एसएमएस के ज़रिए भी इजीली इक्वली वही ऑपरेशन हर तरह से फिर तो ख्याल रखा जा रहा है। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताइएगा, लोगों का फीडबैक जो आपको मिलता है, जाहिर है बड़ी स्ट्रेस फ्री वो लाइफ गुजार रहे होंगे कि उन्हें पता है कि भाई अगर आज मेरे पास वॉलेट मेरा खाली है तो कोई मसला नहीं, ऐप खोलूँगा और वो पैसे जो मुझे चाहिए वो निकल आएंगे। क्या फीडबैक है लोगों का और आप लोग किस तरह इसको फिर मेंटेन कर रहे हैं और आगे इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या सोच रहे हैं? अच्छा सहरिश, सेटिस्फाइड इज़ द एब्सोल्यूट राइट वर्ड टू put up the right emotion of employee, because I'll share numbers with you. 100% of our employee workforce, not worker actually, employee workforce is registered to Abhi, including myself. I'm sure Ashfaq is there as well. And हमने जब अपने records reconcile किए तो 90% of our employees have already utilized, which means कि this application was used by people at different levels. Generally when we were entering into Abhi for the first time, the perception was कि ये worker के use के लिए, maybe उन लोगों के लिए जो 35,000 या उससे कम 35,000 या जो भी minimum wage है। आप use कर रही हैं? मैं भी use कर रही हूँ। कैसा experience है? बहुत अच्छा है। It's just a click away. Maybe I don't need it, मुझे ज़रूरत नहीं है, but what if कि मेरे किसी colleague को या किसी मेरी house help को ज़रूरत है, so I don't have to wait for a month and salary to come. I can help anybody at any point in time. It's amazing. ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताइएगा, आप चूँकि यूज़ भी कर रहे हैं, आपको फीडबैक्स भी मिल रहे हैं, आपके कोलैबोरेशन भी है, आपका क्या ख्याल है ये पाकिस्तान में सभी ऑर्गेनाइजेशंस में होना चाहिए? आप कहेंगे श्योरली होना चाहिए, क्यों नहीं है? मुझे इसका जवाब दें। देखिए क्यों नहीं है, इस पर अवेयरनेस की ज़रूरत है। जैसे इदारों को पता चलता है कि देखिए उनकी कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है और उनके वर्कर्स ऑब्वियसली इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और वर्कर्स अगर खुश है तो अल्टीमेटली कंपनीज़ के लिए भी बेनिफिट है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे ये लोगों को पता चलेगा तो आई एम श्योर कि लोग इस पे ऑन बोर्ड होंगे ज़रूर। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जाहिर है जब आप जब आपका एम्प्लॉय स्ट्रेस फ्री होकर काम करेगा तो ज़्यादा दिल और दिमाग से करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि मेडिकल इंश्योरेंस कितना मतलब एक कीमती चीज़ है कि अल्लाह ना करे किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, तो हमारे यहाँ सिस्टम तो ऐसा है कि आपके वो बिल भी रीइंबर्स होने में महीने 2 महीने समटाइम 4 महीने भी लग जाते हैं। तो पता नहीं क्या वजह है कि अगर इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी मौजूद है तो हम लोग क्यों उसको अवेल नहीं कर रहे हैं? आप क्या मैसेज देंगी मतलब जाहिर है पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी को, बिजनेसमैन कम्युनिटी को, कि भाई आप लोग करें शुरू इसको? I'd like to introduce, I'm sure most of the people know it, but जो एक important phenomenon है ना, presentism. There is a term known as presentism. So we need to, as an organization, we need to understand that your people are there, but they are not there because of stress. वो मौजूद है पर हाजिर नहीं है। उसका प्राइमरी रीज़न क्या है? उनके फाइनेंशियल बैरियर्स, राइट? यूटिलिटी बिल्स, बच्चों की स्कूल की फीस, कम्यूटिंग एक्सपेंस, राइट? रेंटल. विद दिस क्लाइमेट चेंज देयर इज अ लॉट ऑफ माइग्रेशन दैट्स टेकिंग प्लेस. True. Which has like 20% as of today. I read yesterday only. Maybe it has dropped by 3%, but still 17% is huge, right? So it's not easy for people to say. वो जो 3% कम है ना, वो भी से books में ही है. I don't think so कि मुझे वो कहीं ऐसे नजर आए. उसका true reflection अभी है नहीं. I agree. So there is a lot that worker goes through, and they often
fight against the financial winds to keep their households afloat. So there is a lot of support that organizations can provide. जो इसमें सबसे अहम बात है ना, अभी एप्लीकेशन में जो पूरा लाइफ साइकिल है, कोलैबोरेशन है, I think अभी has catered the need for speed, right? So if I need support now, I don't have to wait for tomorrow morning, and then there are 200 requisitions in queue जहाँ पे advances sign होने हैं, availability के issues हैं, right? It comes with a lot of self-respect and with speed as well, I think. बिल्कुल आपने ठीक कहा, exactly ऐसा ही। अच्छा, मैं थोड़ा सा चाहूँगी अगर आप ये जो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है इस पर इशफाक साहब थोड़ी सी आप ज़रा रोशनी डालिए, ताकि लोगों को क्या हमारे यहाँ अपने जो हुकूक है उनका पता भी है कि ये हक है हमारा भाई, अगर हम काम कर रहे हैं तो ये बात तो हम कहते हैं कि जी पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत मिल जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सम टाइम डिले हो जाता है, सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपको ये पता ही नहीं होता कि आपकी सैलरी आपके अकाउंट में गिरेगी कब, और आप परेशान रहते हैं, और उस स्ट्रेस का जिम्मेदार कोई भी नहीं होता। ये माहौल ख़त्म करना चाहिए, कौन करेगा? ऑब्वियसली हम लोग ही करेंगे मिल के, एज अ सोसाइटी हमें ही इसी से निकलना है। देखिए, जो आपने कहा कि हमारे हकूक़ का मालूम नहीं है, उसमें ये कि बेसिकली आपने सारा महीना काम किया और आपकी सैलरी मंथ एंड पे आपको मिल रही है, लेकिन वही सैलरी जिस दिन आपने काम किया उस दिन लेने में आप शर्माते हो, ये आपका हक है, लेकिन ये हक आपको अभी देता है आप ऐप के ज़रिए, तो आप इजीली जो है अपना हक यूज़ कर सकते हो। उसमें किसी को शर्माने की ज़रूरत नहीं है, किसी के आगे रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको ऐप खोलनी है और 30 सेकंड में वो अमाउंट आपके बैंक में होगी। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं फाइनली, क्योंकि अब बिल्कुल हम क्लोजिंग के करीब जा रहे हैं, तो मैं आपसे चाहूँगी कि कोई मैसेज जो कि आप देना चाहें, ख़ास तौर पर जो मैंने अपने राइट्स की बात की है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये अभी आपकी इंपॉर्टेंस तो अपनी जगह है ही, क्या कहें? अच्छा, मेरा पैगाम सबको ये होगा कि इस प्रोग्राम के हवाले से दैट अभी आपको एक मौका ज़रूर दें, राइट? जैसे आपने राइट्स की बात की, तो वी ऑल आर इंटाइटल्ड टू रिस्पेक्ट एंड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, राइट? और इसके लिए ज़रूरी है फाइनेंशियल लिटरेसी। सो हम बाकी सारी उन्वान, मजमून और सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, सो टू से, राइट? बट फाइनेंशियल लिटरेसी इज समथिंग, सहरिश, दैट नीड्स a lot of understanding. There has to be a lot of commitment on this front. How can you plan your budgets? How can you plan your savings? How can you plan your daily contribution to your expenses and stuff like that? ज़बरदस्त, बिल्कुल आपने ठीक कहा। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू कि आप मेरे साथ मौजूद रहे। और मैं आखिर में यही कहूँगी कि आप प्रोटेस्ट करें, अपने इदारों से बोलें कि अभी आपके साथ कोलैबोरेशन करें, आप भी, हमें भी चाहिए डेली सैलरी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। जिंदगी सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।